Hello everyone, I hope you and your families are doing good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसके पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द कंपनी हैड स्पेंड 45 lakhs फॉर द पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट which was marketed in the accounting year 16-17 but proved to be a failure. State how will you deal with this amount in the accounts of you limited for the year ended on 31st March 2017 with reference to the accounting standards. तो कंपनी ने 45 lakhs रुपीस की पब्लिसिटी और रिसर्च एक्सपेंस की, लेकिन वो टर्न आउट हो गया फेलियर के उसमें। तो अब हमें बताना है कि इस एक्सपेंस का हमें क्या करना है, क्योंकि वो तो सक्सेस हुआ ही नहीं। In the given case, the company has spent 45 lakhs for the publicity and research of a new product which was marketed but proved to be a failure. It is clear that in future there will be no related further revenue or benefit because of the failure of the product. अब क्योंकि ये फेल हो चुका है ऑलरेडी, तो इन फ्यूचर में भी इसके रिलेशन में कोई भी फर्दर रेवेन्यू या बेनिफिट होने वाला तो है नहीं। Thus, according to para 41 to 43 of Accounting Standard 26 intangible assets, the company should charge the total amount of rupees 45 lakhs as an expense in the P&L account. तो यानी कि क्योंकि अब ये सिर्फ एक्सपेंस बन के रह गया है, तो इंटेंजिबल असेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत इसको P&L में चार्ज कर देना चाहिए एज एन एक्सपेंस। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। A company with a turnover of 250 crores and an annual advertising budget of 2 crore has taken up the marketing of a new product. It was estimated that the company would have a turnover of 25 crore from the new product. The company had debited to its P&L the total expenditure of rupees 2 crore incurred on the extensive special initial advertisement campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company correct? तो कंपनी का टोटल टर्नओवर हमेशा से अभी जो है वो रहा है 250 करोड़ का, और उसने एनुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 2 करोड़ के होते हैं। अब की बार उसने एस्टिमेट किया है कि नई प्रोडक्ट की वजह से 25 करोड़ का एडिशनल उनको टर्नओवर मिलेगा, और P&L में उसने टोटल एक्सपेंस जो एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट पे लगा है वो भी 2 करोड़ का उसने लिख दिया। तो बताओ कि क्या ट्रीटमेंट कंपनी का सही है। तो हमें आंसर करना है एज पर पैरा 55 and 56 of AS 26 intangible assets, expenditure on an intangible item should be recognized as an expense when it is incurred unless it forms a part of the cost of an intangible asset. यानी कि कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर कोई इंटेंजिबल आइटम पे अगर होता है तो वो रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए एज एन एक्सपेंस जैसे ही वो इनकर होता है, अनलेस वो उस इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रहा हो। इन द गिवन केस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 2 करोड़ हैड बीन टेकन अप फॉर द मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विच मे प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट to an enterprise by having a turnover of 25 crore. Here, no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने 2 करोड़ की जो एक्सपेंडिचर की है एडवर्टाइजमेंट की, उससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट की सेल्स होगी जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, उसके टर्नओवर में इंक्रीज होगा 25 करोड़ का, लेकिन इससे कोई इंटेंजिबल असेट या ना ही एक्वायर हो रहा है ना ही क्रिएट हो रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। Therefore, the accounting treatment of company by debiting the entire advertisement expense of 2 crore to P&L is correct. यानी कि अगर इन केस ये एक्सपेंडिचर करने से अगर हमारे ऊपर कोई इंटेंजिबल असेट एक्वायर या क्रिएट होता तो हम उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड करते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली P&L में हिट कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यूके इंटरनेशनल लिमिटेड is developing a new production process. During the financial year ending on 31st March 2016, the total expenditure incurred was 50 lakhs. The process met the criteria of recognition as an intangible asset on 1st December 2015. तो 1 दिसंबर 2015 को
क्राइटेरिया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट मेट हो चुकी थी और उसके यानी कि 15-16 के अंत तक उसने एक्सपेंडिचर जो इनकर किया था वो है 50 lakhs का. द एक्सपेंडिचर इनकर टिल दिस डेट वॉज 22 lakhs. 1 December तक 22 lakhs था. फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, ये आगे का डेटा दिया हुआ है, यानी कि जो 1 December 2015 तक का जो एक्सपेंडिचर था यही एक्चुअली कैपिटलाइज होना चाहिए. जो 22 lakhs है, ये जो 22 lakhs है वो ही हमें कैपिटलाइज के हिसाब से करना चाहिए और बाकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है 50 lakhs का वो हम रेवेन्यू में चार्ज कर सकते हैं. लेकिन चलिए अभी एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं अच्छे से. फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनलाइजेशन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 March 2017 was 80 lakhs. As at 31st March 2017, the recoverable amount of know-how embodied in the process is estimated to be 72 lakhs. This includes estimate of future cash flows, outflows as well as inflows. You are required to calculate amount to be charged to P&L for the year ending 31st March 2016 and carrying value. उसी तरह दोनों चीजें बतानी है. अमाउंट चार्ज यानी कि हमें कितनी अमाउंट चार्ज होने वाली है P&L में और क्या कैरिंग वैल्यू होगी उस इंटेंजिबल एसेट की 2016 में भी बतानी है और 2017 के हिसाब से भी बतानी है. तो इसमें देख लेते हैं हम कि इसमें क्या होता है. क्राइटेरिया के हिसाब से हमें वो जो उनकी अमाउंट होती है उसको चार्ज करना होता है. या तो हम कैपिटलाइज करते हैं या फिर हम उसको P&L में चार्ज करते हैं. फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 उसमें क्या होगा. सबसे पहले हम कैरिंग वैल्यू निकाल लेते हैं. एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016 द प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एट द कॉस्ट ऑफ 28 lakhs. 28 lakhs कैसे आया. एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट ऑफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर मेट. तो हम देख सकते हैं कि ये 28 lakhs कैसे आया है. ये आया है 50 माइनस 22 lakhs जो कि उस डेट तक की थी 1 December तक की जो थी और जो टोटल कॉस्ट थी एज ऑन 31st March वाली, उनका जो डिफरेंस है वो बनता है हमारा 28 lakhs का. तो ये जो कैरिंग वैल्यू आई है वो इस हिसाब से आई है 50 माइनस 22. इसके साथ ही जो अगला हमें पूछा था कि क्योंकि क्या हुआ था. एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर मेट. उसके बाद में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हमारी कैरिंग वैल्यू ऑफ द उसमें हो जाएगी. और एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट क्या होगा. 22 lakhs will be recognized as an expense because the recognition criteria were not met until 1st December 2016. तो हाँ मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत कह दिया था कि ये जो टिल 1st December यानी कि जब तक के क्राइटेरिया मेट नहीं होती उस वाला यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो मेट हो गई है. तो उसके पहले का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा. वो P&L में जाएगा और उसके बाद का जो भी होगा वो हम कैरिंग वैल्यू में ऐड करेंगे. इस हिसाब से आप ये याद रख सकते हैं कि ये वाला P&L में जाएगा और उसके पहले आगे वाला जो होगा वो कैरिंग वैल्यू के हिसाब से ऐड होगा. द एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट जब तक कि वो क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होता. इसी के साथ हम 2017 को भी एक बार देख लेते हैं. फॉर द ईयर एंडिंग 2017 में क्या होगा. एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L वो कैसे निकालेंगे हम. 2016 में कैरिंग वैल्यू थी हमारी 28. उसके बाद में एक्सपेंडिचर जो 16-17 में हमने इनकर किया है वो है 80 lakhs जो कि क्वेश्चन में गिवन है. तो टोटल हमने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया होगा 108 का. ये यहाँ पे ऐड करना है आपको. उसके बाद में रिकवरेबल अमाउंट भी क्वेश्चन में दी हुई है. ये रिकवरेबल अमाउंट जो है 72 की 80 lakhs हमने इनकर किया है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस वाली अमाउंट आ जाएगी. ये भी जैसे हमने AS 28 में भी पढ़ा था वैसा सा ही कंसेप्ट है. यहाँ पे कैरिंग अमाउंट है हमारी 108 है ना और रिकवरेबल अमाउंट है 72 यानी कि हमारी
बेनिफिट सेल्स वैल्यू जो है वो कम है और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 36 का, और ये हम क्या करेंगे पीएनएल में डायरेक्टली चार्ज कर देंगे। ये हमने AS28 में भी यही बात सीखी है। इसके बाद में हम कैरिंग वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल निकालेंगे, तो वो भी सीधी वही हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनली जो कैरिंग वैल्यू अमाउंट थी उसमें से हम माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये हमारी नई रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट ही हमारी नई कैरिंग अमाउंट बन जाती है। ये हमने AS28 में भी सीखा है, ये सेम वैसा ही है। तो इसी के साथ हमने पीएम के क्वेश्चन AS26 के ऊपर कवर कर लिए। अब हम एसएम के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम एसएम के क्वेश्चन कवर करते हैं। ये भी हमारा पीएम का जो क्वेश्चन था उसी से मेल खाता क्वेश्चन है ये। यहाँ पे डेल इंटरनेशनल कंपनी है जो कि न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2016 है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है 40 लैक्स का। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसने क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट मेट की है ऑन 1 दिसंबर 2015। डेट्स भी सेम ही जा रही, सिर्फ फिगर्स अलग हैं। एक्सपेंडिचर इनकर टिल दिस डेट वॉज 16 लैक्स। तो यानी कि जो ये 16 लैक्स है ये तो पीएनएल में जाएगा, ये अमाउंट तो जाएगी पीएनएल में, और इसके बाद की जो अमाउंट है यानी कि 40 माइनस 16 यानी कि 24, जो 24 लैक्स है वो हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 2016 के हिसाब से। फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वॉज 70 लैक्स। और उसके बाद भी जो खर्चे हुए हैं वो हमारे 70 लैक्स के हुए हैं, और रिकवरेबल अमाउंट जो है इस हिसाब से वो एस्टिमेट की गई है 62 लैक्स की। अब हमें बताना है फ्यूचर, और जो फ्यूचर कैश आउटफ्लो है और वो भी इनफ्लो, ये सब इंक्लूड करके ही है। हमें बताना है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बी चार्ज टू पीएनएल एज ऑन 31 मार्च 2016। तो ये कितना आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा 16 लैक्स, क्योंकि तब तक जो क्राइटेरिया है वो मेट हुई नहीं थी। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमारा उसमें चला जाएगा। एक बार मैं आपको अच्छे से मार्किंग करके दिखा देती हूँ ये। तो ये जो 16 लैक्स है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा पीएनएल में। फिर इसके बाद कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, तो वो होगी 40 माइनस 16 यानी कि 24। उसके बाद एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो वो कितना होगा, हमारी कैरिंग वैल्यू थी 24, उसके ऊपर प्लस हमने और खर्चा कितना किया आपके साल, वो किया है 70, तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, जिसकी वजह से हमारा टोटल कितना बन जाएगा 94 का। 94 का हमारा टोटल बन जाएगा, और उसमें से हम माइनस करेंगे ये जो, क्योंकि अब ये कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 94 की, और इसमें हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, वो है 62 की। तो वो 62 की जो वैल्यू है वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 94 माइनस 62 यानी कि 32 का हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो 32 हमारी चार्ज हो जाएगा पीएनएल में। और इसी के साथ कैरिंग वैल्यू जो होगी वो क्या बन जाएगी, हमारी कैरिंग वैल्यू बन जाएगी जो रिकवरेबल अमाउंट थी पहले, यानी कि 62 जो है वो हमारी कैरिंग वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे आप सारे आंसर देख सकते हैं। ये पहले का आंसर आ गया 16, दूसरे का आंसर आ गया 40 माइनस 16 यानी कि 24, और बाद में आया 94 पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। सी का आंसर आएगा हमारा 32, और लास्ट वाले का आंसर आएगा यानी कि कैरिंग अमाउंट जो होगी वो रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी 62 पर। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो लास्ट अपन ने पीएम में से किया था। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्मा कंपनी स्पेंड 33 लैक्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट to develop a drug to treat AIDS. Experts are of the view that it may take 4 years to establish whether the drug will be effective or not, and even if found effective, it may take 2 to 3 more years to produce the medicine which can be marketed.
द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट द एक्सपेंडिचर एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक ड्रग बनाने के लिए कंपनी ने स्पेंड किए 33 लैक्स, उसको पूरी तरह से इफेक्टिव है या नहीं है वो देखने के लिए कम से कम 4 साल और लगेंगे, और इफेक्टिव होने के बावजूद भी उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा फुल ऑन मार्केटिंग के लिए, उसमें और 2 से 3 साल लगने वाले हैं। तो कंपनी सोच रही है कि इस एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि इसका जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर ईयर्स में मिलने वाला है, उस हिसाब से वो डेफर करना चाहते हैं। तो क्या ये सही है? तो हमें इसका आंसर देना है एज पर पैरा 41 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल असेट्स, नो इंटेंजिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च और फ्रॉम द रिसर्च फेज ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो कोई भी इंटेंजिबल असेट जो कि अराइज कर रहा है या तो रिसर्च से या फिर रिसर्च के फेज से, उससे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। एक्सपेंडिचर जो भी इनकर होगा रिसर्च पे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं रिसर्च के ऊपर, तो चाहे फिर वो इंटेंजिबल असेट बन रहा हो नहीं बन रहा हो वो अलग बात है, जो भी उसको हमें काउंट नहीं करना, लेकिन उसको हमें एज एन एक्सपेंस ही चार्ज करना है, रिकॉग्नाइज करना है जब वो इनकर होता है। Thus the company cannot treat the expenditure as deferred revenue expenditure। तो ये कंपनी जो कर रही है वो गलत है। The entire amount of 33 lakh spent on research project should be charged as an expense in the year 31st March 2017 itself। ये भी पहले से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड था, कुछ अलग नहीं था इसमें। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्विफ्ट लिमिटेड अक्वायर्ड अ पेटेंट, एक पेटेंट एक्वायर किया है एट द कॉस्ट ऑफ 80 lakhs फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कितने सालों के लिए लिया है? 5 सालों के लिए लिया है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी उसकी 5 साल ही है। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट एट 10 lakhs पर एनम। तो इसने क्या किया? इसने 10 lakhs पर एनम के हिसाब से करने लग गया। तो कंपनी ने तो 10 लाख के हिसाब से उसको एमोटाइज करना स्टार्ट कर दिया। After 2 years, it was found that the product life cycle may continue for another 5 years from then। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ 5 ही साल चलेगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद वो सोच रहे हैं कि और 5 साल तक हो सकता है, another 5 years। The net cash flows। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो उन्होंने सोचा था कि 5 ही साल चलेगा, लेकिन जब 2 साल बीत गए तब उनको लग रहा, यानी कि जब 3 साल बचे थे तब उनको लग रहा है कि ये और 5 साल चलेगा। तो 2 साल बीतने के तो 2 से 5 साल और, यानी कि टोटल लाइफ इसकी कितनी होगी? 7 साल की लाइफ हो गई। 2 साल बाद उनको लग रहा है कि 5 साल और चलेगा, तो इसकी लाइफ कितनी हो गई? 7 years की हो गई। तो वो हमें देखना है क्वेश्चन में कि अब उसकी लाइफ जो हम एमोर्टाइजेशन हम निकालेंगे वो 7 years के हिसाब से निकालेंगे। द नेट कैश फ्लोज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल during these 5 years are expected to be 36 lakh, 46 lakh, 44, 40 और 34 lakhs। फाइंड आउट करना है हमें। देखिए एमोर्टाइजेशन कॉस्ट ही फाइंड करनी है ऑफ दिस पेटेंट। तो अब हमें 7 years के हिसाब से एमोर्टाइजेशन कॉस्ट उसकी निकालनी है। स्विफ्ट लिमिटेड एमोर्टाइज 10 lakh पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, यानी कि उसने 20 lakhs का तो मतलब एमोर्टाइजेशन कर ही दिया होगा। द रिमेनिंग कैरिंग कॉस्ट can be amortized during the next 5 years on the basis of net cash flow arising from the sale of the product। तो बैलेंस कितना बचा? 80 में से उसने 20 तो ऑलरेडी कर दिया है, यानी कि बैलेंस बचता है हमारा 60 lakhs का। तो 60 lakhs का जो एमोटाइज करना है वो 5 सालों में करना है अगले, और उस वो भी किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नेट कैश फ्लोज। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे ईयर्स का। तो ईयर्स कितने आ जाएंगे हमारे? 1 to 7 आ जाएंगे। एक बार हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में भी वही किया है ना। देखिए क्वेश्चन में भी वही किया, 7 years का इन्होंने कंसिडर किया है। तो 7 years के हिसाब से हम एमोटाइज वाला चार्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ईयर, उसके बाद हम लिख देंगे नेट कैश फ्लोज। तो वो पहले 2 सालों में तो कुछ हुआ नहीं, हम दूसरे साल के बाद के ही शुरू करेंगे। तो इस ये रेशो कुछ खास मायने नहीं रखता इसमें। 10 lakhs और 10 lakhs का हमने 2 साल में किया हुआ है। इसके बाद में 3rd year से जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ का 36, 46, 44, 40 और लास्ट कितना था 34 lakhs का अकॉर्डिंगली वो तो दिया हुआ ही है।
उसका एमोटाइज रेशो ये हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये जो अमोर्टाइजेशन रेशो है ये कैसे निकलेगा। तो उसके पहले आपको क्या करना है कि नेट कैश फ्लोज उसके बेसिस पे हम जो बैलेंस हमारा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है जो कि है वो 60 लैक्स का, वो हमें अमोर्टाइज करना है। तो वो किस बेसिस पे करना है, ये नेट कैश फ्लो के लिए। तो हम सबसे पहले नेट कैश फ्लोज का टोटल कर लेंगे जो कि कितना बनता है 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34, यानी कि इनका टोटल कितना हो गया, ये बन गया 200 का। तो वो उस हिसाब से ये रेशो निकलेगा। तो रेशो निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ का ये 180.18 ये कैसे आया है वो देख लीजिए। वो आया है 36 डिवाइडेड बाई 200। 36 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। 46 डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो 0.23 आ जाएगा। और इसी तरह से आगे के फिगर्स आएंगे। इसके बाद में जो ये यहाँ का जो फिगर है यानी कि अमोर्टाइजेशन अमाउंट वो किस हिसाब से आएगी, वो आएगी 60 लैक्स इंटू अमोर्टाइजेशन रेशियो। तो उस हिसाब से 10,80,000 आ जाएगी। अगर हम 60 लाख को 0.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1380 आ जाएगा। उसी तरह 60 लैक्स को 0.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 आ जाएगा। यानी कि इस हिसाब से यहाँ हो जाएगा। ये आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एक और बार। तो ये सिंपली सिर्फ उस हिसाब से सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी टोटल लिया हुआ है, ये 200 आ गया, यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन निकाला, इसके लिए टोटल 1 आ जाएगा। और ये 60 लाख से मल्टीप्लाई करके अमोर्टाइज रेशो को हम करेंगे तो टोटल हमारा 80 लैक्स बन जाएगा। पहले के 20 लैक्स जो 2 साल के थे, 2 साल के थे 20 लैक्स, और बाकी बचे 5 सालों के लिए हमने 60 लैक्स को अमोर्टाइज किया है। It may be noted कि third year onwards the balance carrying amount will be 60 lakhs। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के, जो कि एसएम का और सबका लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 1617 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software as follows। ठीक है, तो 1617 में क्या हुआ, एंटरप्राइज ने एंकर किए हैं कुछ कॉस्ट टू डेवलप और प्रोड्यूस कर सके एक रूटीन जिस लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। उसके अंदर उसने कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम और डिज़ाइन के पीछे 25,000 का खर्चा हुआ, कोडिंग और टेस्टिंग के लिए 20,000, अदर कोडिंग कॉस्ट के लिए 42, और टेस्टिंग कॉस्ट है, और मास्टर प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स भी कॉस्ट इनकर किया है। और फिर डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर 2000 यूनिट्स के लिए 40,000 का इनकर हुआ है। और लास्टली पैकेजिंग की है प्रोडक्ट की 1000 यूनिट्स की, वो हुई है 11,000 के अंदर। what amount should be capitalized as software cost in the books of the company on the balance sheet date। तो अब हमें बताना है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर पर्टिकुलरली हमको कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करके दिखानी है। तो इसमें हमें पहले पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा कि एज पर पैरा 44 ऑफ AS 26 कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड until technological feasibility या फिर asset recognition criteria has been established for the product। तो ये हमने पहले के आंसर्स में भी देखा है कि जब भी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कुछ भी उसके पीछे कुछ भी कॉस्ट इनकर करते हैं, तो जब तक कि टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो मेट नहीं करता, उसके पीछे जो भी हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा होता है वो हमें डायरेक्टली जो है P&L में चार्ज करना है। तो यानी कि टेक्नोलॉजी फीसिबिलिटी और एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ अ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन या फिर वर्किंग मॉडल। तो इसमें आप बताएंगे कि अच्छा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मेट होता है भाई, जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कब होता है, जब कंप्लीशन हो जाता है डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन का या फिर एक वर्किंग मॉडल का। तो इन दिस केस 45,000 वुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। 45,000 कैसे है, 25,000 फॉर कंप्लीशन
of detailed program design and 20,000 for coding and testing to establish टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एंड एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से एक्सपेंस, एक तो ये 25,000 वाला और टेस्टिंग और कोडिंग, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो सके। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर जो कि टोटल मिला के हो जाते हैं 45,000 के, वो तो हमें रिकॉग्नाइज करने हैं एज एन एक्सपेंस। और बाकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी या फिर ऐसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया until the time when product cost are incurred are capitalized as software cost। तो बाकी जो भी कॉस्ट इनकर हुई है यानी कि जो भी रिमेनिंग कॉस्ट थी ये 42,000 की जो कि है अदर कोडिंग टेस्टिंग कॉस्ट और 13,000 की प्रोडक्ट मास्टर वाली जो कॉस्ट है टोटल मिल के जो होती है वो 67,000 की, वो हम कैपिटलाइज कर देंगे। और बाकी ये जो डुप्लीकेशन है ये सब भी सॉफ्टवेयर कॉस्ट में नहीं आएगा और पैकेजिंग भी जो है वो उस हिसाब से जो 1000 यूनिट्स की वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो ये दोनों जो कॉस्ट है उनको हमें इग्नोर ही करके चलना है। इस क्वेश्चन में जो रेफरेंस में आंसर्स में आएगा वो ये दो कॉस्ट आएगी जो कि हमें P&L में हिट करके एक्सपेंस में डालनी है, और बाकी ये जो 3 कॉस्ट है अदर कोडिंग कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, ये हमें एज अ सॉफ्टवेयर कॉस्ट कंसिडर करनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। By this we end AS 26. Thank you for watching.